स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर में बेटा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की बात कर रहे थे। उन इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में जो सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंज है दैट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। इसमें मतलब ये है कि ज़मीन का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ राइजिंग डे बाई डे। ये बहुत ही माइन्यूट चेंज है। ये ऑलमोस्ट लास्ट 100 ईयर में ऑलमोस्ट 0.8 डिग्री सेल्सियस है। आई रिपीट, ये लास्ट 100 ईयर्स में ऑलमोस्ट कुछ 0.8 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इस हीट को, इस टेम्परेचर राइज को आप किस तरह फील कर रहे हैं? आप ये जून जुलाई के डेज में देख सकते हैं कि ये राइज इन टेम्परेचर जो है वो किस तरह से हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये जो राइज इन टेम्परेचर है दैट इज़ एवरेज राइज इन अर्थ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ओशन, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम्स हमने, चैलेंजेस या प्रॉब्लम हमने देखे थे, उनमें देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग ये नंबर फर्स्ट पे है। बहुत ज़्यादा इससे जो है वो परसेंटेज इफेक्ट हो रही है। इसके बाद एयर पोल्यूशन है, एनर्जी प्रॉब्लम है, टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं और वाटर पोल्यूशन है। तो ये जो है लास्ट ईयर्स का कंपैरिजन करवाया गया इसमें यहाँ पे। इससे होता क्या है, इफ़ द वर्ल्ड वार्म्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो इससे क्लाइमेट चेंज बिकम इनटॉलरेबल। तो ये किस तरह से हम जो है वो इस तरह आजकल इसको फेस कर रहे हैं, यू नो वेल। इसमें बेटा अगर ये ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाएगा तो ओशन लाइफ जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर ये 3 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा एवरेज टेम्परेचर, तो इससे हीट वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं और इससे जो वो एरिया या वो एरिया, वो कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा, वो सिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है, जहाँ पे ये हीट वेव ऑलमोस्ट 3 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर राइज कर जाएगा। इसके काजेज़ बेटा दो तरह के हैं यहाँ पे, मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ भी हैं और नेचुरल काजेज़ भी हैं, जिसमें ये वोल्केनिक करप्शन है। डेफिनेटली ये वोल्केनिक करप्शन से ये जो है वो थर्मल पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है। और ये थर्मल पोल्यूशन जो है ये इस जगह का, इस विसिनिटी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ कर रही है। जैसे ये जो है वो मैग्मा डायरेक्टली जो है वो इसके अंदर फॉल हो रहा है ओशन के अंदर, तो ये उस ओशन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर देगा, जिसकी वजह से ओशन की लाइफ जो है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होगी, वो डैमेज होगी। जी, ह्यूमन कॉज में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है, ये हम जो डिफरेंट व्हीकल्स में ये से फ्यूल यूज़ करते हैं, फॉसल फ्यूल्स को, तो उनकी बर्निंग से प्रोड्यूस होती है। या पावर प्लांट में अगर हम डीजल, पेट्रोल या फिर कोल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी बर्निंग से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। फिर मीथेन गैस है जो कि वेस्ट से, हीप्स ऑफ वेस्ट काव डंग से प्रोड्यूस होती है, काव की डाइजेस्टिव ट्रैक से प्रोड्यूस होती है। टर्माइट जो है वो इसको प्रोड्यूस करती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेकंड नंबर पे ग्रीन हाउस गैस है, फर्स्ट नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। और इन दोनों से भी जो है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो काज है ग्लोबल वार्मिंग की। या फिर डिफॉरेस्टेशन है। ये डिफॉरेस्टेशन इसलिए है क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये सिंक हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये इस काज को अब्जॉर्ब कर देंगे या एलिमिनेट कर लेंगे तो इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे ये ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाया गया। यहाँ पे ये असल में होता है, इसमें यह है कि सोलर से ये रेडिएशन आ रही हैं। यहाँ पे ये रेडिएशन जब अर्थ की सरफेस से टकराती है तो ये हीट वेव्स या इंफ्रारेड रेडिएशन में चेंज हो जाती हैं, जिससे इनकी जो है वो वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये लेस स्मॉलर वेव लेंथ वाली ये लाइट्स, हीट वेव्स यहाँ से आती, ये रेडिएशन यहाँ से आती हैं। अर्थ से टकराने के बाद ये लॉन्गर वेव की इंफ्रारेड रेडिएशन बन जाती है। ये लॉन्गर वेव इंफ्रारेड रेडिएशन जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रेजेंस की वजह से ये डिस्पर्स हो जाती है हीट वेव्स। यहाँ से देखिए ये डिस्पर्स होकर दोबारा से ऑल डायरेक्शन में ये इस तरह से डिस्पर्स हो जाएंगे और इनमें से कुछ रेडिएशन जो है वो अर्थ की तरफ वापस आ जाएंगी। जब ये अर्थ की तरफ वापस आएंगे तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो हीट काज करेंगी। इस वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ये दो चीज़ें यहाँ पे पैरेलल हम देखेंगे, एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट और एक है ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में ये काज है, हम अभी पढ़ रहे हैं काजेज। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो काज है किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, तो ये दो चीज़ें देखनी। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इफेक्ट है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में एक्चुअली ये काज है जो ग्लोबल वार्मिंग काज करता है। ठीक है,
ग्रीन हाउस गैसेज में ये बात कर चुके हैं कि फर्स्ट नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि फॉसल फ्यूल बर्निंग से, एग्जॉस्ट से और सैलेंसर से, गाड़ियों के व्हीकल्स के, और ये मीथेन है, और या फिर नाइट्रस के ऑक्साइड्स हैं, और फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड फ्रॉम द व्हीकल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन दिखाया गया कि 1800 से 2000 तक इनके एमिशन में किस तरह से इंक्रीज़ आई है। तो ये देखिए यहाँ पे ये टोटल इसकी इंक्रीज़ जो है वो मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन पर ईयर, और ये डिफरेंट सोर्सेज बताए गए हैं। ये टोटल है, ये ब्लू लाइन जो है वो पेट्रोलियम को शो करती है, ये ग्रीन लाइन जो है वो कोल से हम इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो रेड लाइन है ये नेचुरल गैस है, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये सीमेंट प्रोडक्शन से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। मीथेन गैस की एमिशन, मीथेन गैस एमिट फ्रॉम द डिजेशन ऑफ एनिमल्स, और ये पैडी फील्ड जो होते हैं, मतलब राइस फील्ड है, राइस फील्ड में हम पानी खड़ा रखते हैं, वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, तो उस राइस फील्ड से, पैडी फील्ड से भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो काउ डंग के जो हीप्स होते हैं, जैसे गोबर के ढेर लगे होते हैं, तो उन गोबर के ढेर से भी ये गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन gases that emit from the refrigerator, perfumes, फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इनसे ये प्रोड्यूस होती हैं। असल में ये कंप्रेसर गैस के तौर पर यूज़ होते हैं, और ये कंप्रेस्ड जो होते हैं वो इनमें रेफ्रिजरेटर, परफ्यूम्स में ये कंप्रेसर के तौर पर, या फिर बाद में ये स्प्रेडर के तौर पर काम करते हैं। डिफरेस्टेशन भी एक काज है। इसमें बताया कि ये फॉरेस्ट है वो फ्यूल के तौर पर यूज़ होंगे, इस काज ऑफ द डिफरेस्टेशन। और बट इन द फर्स्ट वर्ड आवर एपिटाइट फॉर वुड एंड पेपर प्रोडक्ट, आवर कंजम्पशन फॉर लाइफ स्टॉक grazed on the farm forest land and the use of the tropical forest land for the कमोडिटीज़ लाइक पाम ऑयल। हमने अपनी मर्ज़ी की प्लांटेशन करने के लिए, फ्रूट ट्रीज हासिल करने के लिए हमने क्या किया, इनको फॉरेस्ट को जो है वो क्लियर कर दिया, और फॉरेस्ट को क्लियर नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर द सिंक फॉर द कार्बन, ये कार्बन को कैप्चर करते हैं। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। ये पिक्चर्स शो करेंगे डिफरेस्टेशन किस तरह से, और इसके डिफरेंट काजेज़ हैं, लाइक अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, हमने फार्म बनाने के लिए, या फिर ये फ्यूल वुड के तौर पर जो वुड यूज़ करने के लिए हम इनको कट करते हैं। ये इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे ग्लोबल वार्मिंग के, डेफिनेटली एवरेज टेम्परेचर राइज हो जाएगा, तो आइस कैप्स जो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से ये आइस शीट जो है वो मेल्ट होती जाएगी, जिसकी वजह से फर्दर जो है वो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स विल रेज ओशन लेवल, डेफिनेटली ये ओशन लेवल, जब ये आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो जाएगी, तो ये वाटर जो है वो फ्लो करता हुआ रिवर और फिर ओशन में चला जाएगा, तो इसकी वजह से ओशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर देगा। आर्कटिक ओशन कुड बी आइस फ्री इन समर बाई 2050 में उससे सारी जो है वो स्नो मेल्ट हो जाएगी ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ये देखें, ये ग्रीनलैंड आइस शीट दिखाएगी 1992 में। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये इतनी सारे यहाँ पे ये आइस मेल्ट हुई है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जबकि उसके कंपैरेटिव जो आफ्टर 10 ईयर 2002 में इसके, ये देखें, ये थोड़ा जूम करके, तो इसमें जो इतनी आइस जो है वो इसकी आइस शीट मेल्ट हो चुकी है। इसकी वजह से डिफरेंट स्टॉर्म्स भी आते हैं, हरिकेन एवन है और कैटरीना, ये भी दोनों स्टॉर्म्स की नेम है यहाँ पे। तो ये यहाँ फिर ये डिफरेंट साइक्लोन्स हैं। ग्लोबल सी लेवल कुड राइज मोर देन 20 फीट इन द डिवास्टिंग द कोस्टल एरियाज वर्ल्ड वाइड। डेफिनेटली कोस्टल एरियाज में वहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, या जो हमारे पास कॉलोनीज़ हैं, वो सारी इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द फ्यूचर ऑफ आवर कोस्टल सिटीज़, कोस्टल जो सिटीज़ हैं, जब वाटर लेवल राइज कर देगा तो वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो भी लाइफ। ओजोन लेयर, ये भी इसकी वजह से लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विच कंटेन रिलेटिवली हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, और ये जो ओजोन होती है ये हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट से बचाती है। लेकिन अगर जब ये स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास अर्थ है, इसके अंदर ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको डिफरेंट ये कैटेगरीज में, लेयर्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे टोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ओजोन लेयर इसके अंदर होती है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है सबसे लास्ट पे। यहाँ पे मोर देन 500 किलोमीटर पे
और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है वो ओजोन प्रेजेंट होगी, और ये ओजोन जो है वो यहाँ से सन से जो रेडिएशन आएंगी, उन रेडिएशन में से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, जो कि कैंसर काज करती हैं, स्किन इरिटेशन काज करती हैं, उनको ये जो है वो यहाँ पे स्टॉप करती हैं। और जब ये इन डिफरेंट गैसेज और हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो है ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो यहाँ से सोलर रेडिएशन डायरेक्टली जो है इस अर्थ के ऊपर पहुँच जाएंगी। इफ़ेक्ट ऑन हेल्थ, अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा फॉसल फ्यूल यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, इसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है वो बैड हो जाएगी और ये एलर्जी और अस्थमा काज करेगी। ग्लोबल वार्मिंग कुड इंक्रीज द स्मोक पोल्यूशन, अभी आप जो है वो कुछ ईयर से स्मोक भी है वो भी फील कर रहे हैं, और इस वजह से जो है वो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी। इंक्रीज इन एनुअल टेम्परेचर, ये बताया मैंने कि बहुत ही मन्यूट टेम्परेचर के अंदर राइज होता है, लेकिन फिर भी ये राइज जो है वो बहुत ज़्यादा फील होता है। तो यहाँ पे आलमोस्ट 0.8 डिग्री सेल्सियस ओवर पास्ट 100 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके लिहाज से ये आलमोस्ट 0.8 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज़ हुआ है, जबकि जो कि बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ओशनिक एसिडिफिकेशन, ये हमने उसमें लास्ट स्लाइड में फॉरेस्ट और डिफरेस्टेशन में डिस्कस किया था कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये सिंक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, इसी तरह से ये जो ओशन होते हैं ये भी सिंक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को जो है वो रिड्यूस करते रहते हैं। इस वजह से अगर हम इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्व करेंगे, हम फॉरेस्ट को एलिमिनेट कर देंगे, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हमारे ओशन एब्जॉर्व करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन ओशन की एसिडिफिकेशन हो जाएगी। और ये एसिडिफिकेशन जो होती है ये इस ओशनिक लाइफ के लिए जो वो ठीक नहीं होता। इफ़ द करंट ओशन एसिडिफिकेशन ट्रेंड्स कंटिन्यू, कोरल रीफ्स एंड आर एक्सपेक्टेड टू बिकम इंक्रीजिंगली रेयर, तो इससे जो है वो ओशन जो लाइफ है, ओशनिक लाइफ है, वो डिस्ट्रॉय होगी। ऑलमोस्ट जो है वो 25% सिंस 1700 जो है वो यहाँ तक इंक्रीज़ हो चुकी है ओशनिफिके एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन। मोर देन मिलियन स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड कुड बी एक्सटिंक्ट, अगर आलमोस्ट 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये जो स्पीशीज़ हैं ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है वो पिक्टोरियल में डिफरेंट इसके इफ़ेक्ट दिखाए गए। इससे स्प्रेडिंग डिजीज़ हमने बात की थी कि इसमें जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी तो एयर पोल्यूशन से अस्थमा, एलर्जिक ये रिएक्शन ज़्यादा होंगे। चेंजेस इन ग्लोबल सी लेवल, यस, आइस मेल्ट होकर रिवर्स और ओशन में चली जाएगी, सी में चली जाएगी, तो सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड क्लीन वाटर सप्लाईज, और डेफिनेटली अगर हमारी सॉइल डिग्रेड हो जाएगी तो ये शॉर्टेज ऑफ फूड भी हो जाएगी। वाइड स्प्रेड एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फाना, और अगर टेम्परेचर जो वो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस जो वो राइज हो जाता है, तो इससे जो फ्लोरा और फाना की डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसको अब कंट्रोल कैसे करना है, इसके मेजर करने के लिए ग्लोबली जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें काम हो रहा है, सोचा जा रहा है। इसके बारे में एक कीटो प्रोटोकॉल है जिसमें जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हम अपने इन इंडस्ट्रीज़ से जो है वो इनके जो सोर्सेज हैं, इनके जो फ्यूल रिसोर्सेज हैं, उनको हम स्विच करके कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को और ग्रीन हाउस गैसेज की प्रोडक्शन जो उनको डिक्रीज़ करेंगे। तो इससे जो जो इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ इसको कीटो प्रोटोकॉल कहते हैं। लेकिन ये तो नेशन वाइड है, नेशन वाइड इसको करते हैं हमने इंडिविजुअल लेवल पे इसको क्या कैसे कर सकते हैं इस ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को और इससे रिलेटेड यानी ग्लोबल वार्मिंग के इशू को अगर कम करना हो तो हम इंडिविजुअली कैसे करते हैं। तो ये एक चार्ट है जिसमें इंडिविजुअली जो है वो जो एक ह्यूमन बीइंग है वो कैसे कैसे इनको डिक्रीज़ कर सकता है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस को। इसके लिए क्या है, फ्यूल एफिशिएंट हमें कार यूज़ करनी चाहिए, हमें वॉक करनी चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके। वी शुड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चेंज द एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब, हमें एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस या अप्लाइंसेस भी यूज़ करनी चाहिए। हैव अ सोलर हीट वाटर हीटर, हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ स्विच कर जाए। एटलीस्ट जो करंट चल रहा है सीज़न इसमें अगर हम सोलर कूलर यूज़ कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम एनर्जी को सेव करने में अपना रोल प्ले करेंगे।
वी शुड यूज़ दिस क्लॉथ लाइन। अगर हमें कपड़े सुखाने हैं तो गर्मियों में कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो हम ये नहीं कि हम इस अभी भी ड्रायर यूज़ करें, तो हम अगर हम क्लॉथ लाइन के ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे, बाहर तार के ऊपर स्प्रेड कर देंगे, तो ये 1 और 2 आवर के अंदर जो है वो इस तरह से ड्राई हो जाएंगे। तो हमें जो है वो इसमें जो हम एनर्जी यूज़ करेंगे ड्रायर के अंदर, वो हमारी सेव हो सकेगी। स्विच टू द ग्रीन पावर सोर्सेज, ये अभी बात की कि हमें अभी अगर कूलर पंखा यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसके लिए ग्रीन पावर यूज़ करनी चाहिए। प्लांट ट्रीज, ईट लेस मीट एंड यूज़ द क्लॉथ बैग। हमें जो है वो शॉपर बैग, प्लास्टिक बैग अगर नहीं यूज़ करते तो भी आप जो है वो इन्वायरमेंट को कंजर्व कर रहे हैं, सेव करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जी, तो इसके लिए कंक्लूजन क्या है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। वी शुड रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द कार्स, फैक्ट्रीज और काउज की फ्लक्चुएटिंग से, जो इसकी डाइजेशन सिस्टम से या टर्माइट से जो प्रोड्यूस हो रही थी, हम उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। रिड्यूस आवर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय वॉकिंग एंड साइकिलिंग टू वर्क। अगर हम रोज़ ही गाड़ी पे जा रहे हैं तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। 1 डे हम फिक्स कर सकते हैं कि इस दिन जो वो सब लोग हैं वो वॉक करते हुए आएंगे, ऑन फुट आएंगे ऑफिस, तो इससे एमिशन जो है वो कम हो जाएगा। एंड हम जो है वो स्कूल्स में, हाउसेस में और ऑफिस में जो है वो लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके, या इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके हम जो है वो इसको सेव कर सकते हैं। सो अब इसमें हमारा डिसीजन है कि हमारी जो अर्थ जो पहले ऐसे थी, जो आज जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, तो हम इसको यहीं पे इसे स्टॉप करेंगे, इसको रीस्टोर करेंगे इसकी तरफ, या फिर हमारे जो नेक्स्ट टुमारो होगा हम इस अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस तरह से हम अपने इस प्लेनेट को और इसके रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो इट्स अप टू यू। थैंक यू बेटा। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।